वक्त पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी हुई है और जो सैलाबी सूरत हाल है और मुतादिद अफराद लापता हो गए हैं और कई अफराद जो हैं जाँ बहक भी हो चुके हैं और ये क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है, क्या वजह है? क्लाइमेट चेंज तो आ जाता है, अब हमने इससे किस तरह से निपटना है और इसकी क्या वजूहात है? पाकिस्तान में शदीद जो मौसमियाती तब्दीली है। जी, बिल्कुल आप देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको इस बार जो है वो पूरे मुल्क में ही काफ़ी डिफरेंट किस्म की एपिसोड्स देखने को मिली हैं, काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ आपको वेदर पैटर्न्स में मिली हैं। तो इससे निपटने के लिए आप देखिए कि सबसे पहले तो कुछ तो साइंस में भी अभी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना जो होता है, वो इतना लोकलाइज़ होता है कि वो साइंस में भी अभी तक इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है कि उसको एक्यूरेटली मैपिंग उसकी की जा सके या टाइमिंग उसकी प्रिडिक्ट की जा सके। उस पर भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि इस पे मज़ीद पाकिस्तान को भी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम रेडार सिस्टम के थ्रू थोड़ा बहुत फोरकास्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट चंद घंटे बाय कर लिए जाएँ लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, ताकि एटलीस्ट जाने तो बच सकें। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमारा है, मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी यही एडवोकेट करती रही हूँ कि हमें रिएक्टिव मेजरमेंट्स के बजाय प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स हमें अभी लेनी पड़ेंगी। आप देखें कि जो सैलाब हैं उनके आने से पहले हमने क्या तैयारियां करनी है। हमें पता है कि मानसून में एनडीएमएज ने हमें इन्फॉर्म किया था, मेट डिपार्टमेंट्स ने भी इन्फॉर्म किया था कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा होंगी। तो उसके लिए लोगों को रीलोकेट करने का बंदोबस्त करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, टेम्पोररी शेल्टर्स लोगों के कहाँ होंगे, उनको हिदायत देना कि कौन कौन से जो है वो सेफ मकामात अवेलेबल हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करना सैलाब आने से पहले पहले। तो ये बहुत सारे यानी कि प्लानिंग जो है वो बहुत सारी जो है वो रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। तभी ही आप एटलीस्ट लोगों को बचा सकते हैं जो ह्यूमन लॉसेस हमारे हो रहे हैं, क्योंकि सैलाब ने तो आना है, क्लाउड बर्स्ट ने होना है। तो आप घरों को तो शायद उस तरह से नहीं बचा सकते इन शॉर्टर रन। लॉन्गर टर्म में उनकी भी प्लानिंग की जा सकती है क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। मटेरियल्स ऐसे चूज़ किए जाएँ, इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाएँ जो सैलाब की वजह से ना तो गिरे, ना ही सैलाब आपके घरों के अंदर घुसे, एलिवेटेड लेवल्स पे लाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए वो ह्यूमन लाइफ को करना चाहिए। जो इंसानों की ज़िंदगी है, बहुत अफ़सोसनाक है कि बहुत लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस सैलाब की नज़र इस बार हो गए हैं। ख़ासतौर पर बुनेर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बहुत सारे अफ़सोसनाक वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो रीलोकेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखें कि सैलाब आए हैं तो गंदा चूँकि पानी होता है तो इससे बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफ़िज़ करने की ज़रूरत है, हेल्थ कैंप्स लगाने की ज़रूरत है हमारे इदारों को, वॉलंटियर्स को आगे आने की ज़रूरत है कि इस सूरत हाल में किस तरह से जो है वो लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आप देखें कि जो बहुत सारे लोग हैं जिनने अपने प्यारों को खोया है इन सैलाबों में, उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसे खोना अपने प्यारों को। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बिल्कुल बात नहीं की जाती इन आफ़ात की वजह से जो होती हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन आफ़ात की वजह से हो जाते हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम की वजह से, और जो बच जाते हैं लोग उनके साथ एक्सपर्ट्स मिलके काम करें, उनको सुनें, उनको सेशंस प्रोवाइड करें ताकि वो वैल्यूएबल मेंबर जो है वो सोसाइटी का आगे चल के बन सकें। सही, जी। मेंटल हेल्थ इश्यूज पर भी बात करेंगे हम साहिबा। फराज मुगल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आप कहिएगा कि अब तक जो अफराद जाँ बहक हुए हैं, जो मिसिंग पर्सनस हैं या जो सयाह या जो मकामी अफराद वहां पर फंसे हुए, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी देखा जाए तो अफसोसनाक वाकया ये पेश आया खैबर पख्तूनख्वा के इन अजला में जिनमें सैलाबी सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। और अब तक जो शहीद हो चुके हैं इस सानिये में वो 300 से जायद लोग शहीद हो चुके हैं। 200 से जायद लोग अभी तक लापता हैं और हम ढूंढ रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। हमारे ऑपरेशन जारी और सारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन लोगों को हम ढूंढ लें। इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ उस पीर बाबा के बाजार में, और जहाँ पर ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। और यहाँ पर आपको मैं सैलाबी सूरत हाल की बताऊं तो यहाँ पर 20 से 25 फीट ऊंचा पानी था, जो को लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अमवात हुई। और अब तक हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। उसके साथ साथ चूंकि रोड जो थे उनके ऊपर मट्टी और कीचड़ रेत आ चुकी थी और वो 4-4, 5-5 फीट तक थी, क्योंकि वहां पर
گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھی کیونکہ اگلے علاقوں تک آپریشن ہم نہیں شروع کر سکتے تھے. تو الحمدللہ صبح سے ہمارے روٹس جو ہیں پیر بابا اور اس سے اگلے اتحاد جو ہیں وہ ہم نے کلیئر کر لیے ہیں، اور اگلے جو مقامات ہیں وہاں پر ہمارے جو آپریشن ہے وہ جاری اور ساری ہے. صحیح، آپریشن تو جاری ہے. ٹھیک ہے، آصف شجاع خان صاحب آپ کے پاس آؤں گی. آپ کہیے گا جس طرح سے ابھی مریم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو کلاؤڈ بسٹنگ ہے اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور حکومت بھی یہی کلیم کرتی ہے کہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، یہ اچانک آ جاتا ہے. آپ کیا اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے جو اس وقت ہمارے ہاں سسٹم لگے ہوئے ہیں ارلی وارننگ سسٹم، وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. یہ اگر میں سائنٹیفک بینڈ لگے ہوئے ہیں ریڈار ہمارے، اب ابھی 2 ریپلیس ہوئے ہیں کراچی اور ایک لاہور میں جو سی بینڈ کے ہیں. جو کلاؤڈ برسٹ کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے وہ اویلیبل ہے، لیکن وہ ایکس بینڈ کہلاتی ہے، جس سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کلاؤڈز آ رہے ہیں یہ بسٹ کریں گے. دیکھیے کلاؤڈز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کمولو نبس کہلاتے ہیں. یہ پہچان ہوتی ہے ان کی، اور جب ہیٹ ویو جن علاقوں میں آتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ شمالی علاقوں میں کافی گرمی پڑی ہے، تو اس سے پانی ویپوریٹ ہو کے تو اس میں نمی بھی زیادہ آ جاتی ہے. تو جب یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہیٹ بھی ہو اور نمی بھی ہو، تو وہاں پہ جو ہوا ہے وہاں کی وہ اوپر کی طرف شفٹ کرتی ہے، سویپ کرتی ہے، اور پہاڑی علاقے میں خصوصاً وہ بہت تیز رفتاری سے اوپر بادلوں میں جاتی ہے، جس سے وہ نمی جو پہلے موجود ہوتی ہے بادلوں میں اور جو یہ ایڈ اپ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے. تو یہ پوری سائنس ہے، یہ پریڈکٹ کی جا سکتی ہے بالکل. دیکھیے یہ کوئی فلڈز پہلی دفعہ تو پاکستان میں نہیں آئے، اس کی تو بڑی پرانی ہسٹری چل رہی ہے. 1950 میں پہلا فلڈ آیا، پھر 1973 میں، 78 میں، پھر 1993 میں، 98 میں بہت سیلاب آیا جس سے بلوچستان میں 300 آدمی اس میں ہلاک ہو گئے. پھر 2010 میں 1700 آدمی ہلاک ہو گئے اور بڑا پراپرٹی کا نقصان ہوا. 33 ملین لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ان کو شفٹ ہونا پڑا اپنے گھروں کو چھوڑ کے. پھر 2022 میں اتنا شدید سیلاب آیا. تو یہ آتے رہے ہیں، لیکن پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں پلاننگ کا، جیسا کہ ابھی بات کی مریم صاحبہ نے، کہ پلان جو ہیں وہ کریں، اس کے بعد اصل جو چیز ہے وہ ہے ریسورسز. پیرس کانفرنس جو 2015 میں ہوئی تھی، اس میں یہ مانا گیا تھا کہ پولوشن جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے، جس کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور وسائل جو ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے ڈیولپنگ کنٹریز کو جو سفر کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک فنڈ بھی بنایا گیا تھا جس کا نام تھا گرین کلائمیٹ فنڈ. انفارچونیٹلی اس میں ملکوں نے پیسے نہیں ڈالے جو ان کو ڈالنے چاہیے تھے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ تو اس میں سے ویسے بھی نکل گیا، جو سب سے بڑا ڈونر تھا اس فنڈ کے لیے، وہ اس میں سے نکل گئے ہیں. تو ابھی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں $304 ملین اس فنڈ میں سے ملے ہیں، جبکہ ہماری ضرورت جو ہے ورلڈ بینک کی ایسٹیمیشن کے مطابق وہ $50 ارب سال کے ہیں، جس میں ایک تو جو فلڈ سے نقصان ہوتے ہیں، اور جو ہم نے سسٹم کو کلائمیٹ چینج سے پروف بنانا ہے، جسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں. تو اتنے بڑے ریسورسز کا اکٹھا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کوئی ریجنل اپروچ یا کوئی دنیا کی اپروچ جو ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی. صحیح، ٹھیک ہے. فراز مغل صاحب، جس طرح سے آصف شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریجنل اپروچ ہونی چاہیے، تو اس کی بھی تو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے نا، تو پھر ہی ہم ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں. جی دیکھا جائے تو پراپر ہمارے کوآرڈینیشن ساری یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی تھی. پراپر ہماری انتظامیہ کو الرٹ جاری ہوتا ہے، PDMA کو ہوتا ہے، ضلعی انتظامیہ کو، تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پچھلے 4 مہینوں سے ہم اس کے اوپر جتنے بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، جتنے بھی ندی نالے ہیں، جتنے بھی دریا گزرتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو ہم نے
उनके किनारों पर जितने भी तजावुज़ात थे वो ख़त्म करवाए थे। लोग एहतजाज बड़ा लोगों ने हमारे खिलाफ किया कि लोगों का ये कहना था कि हम उनका रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, उनके अच्छा। मकानात को गिरा रहे हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का पहले से तयन था कि ऐसा सैलाबी सूरत हाल मुल्क में बन सकती है, तो हमारे लिए कीमती थी आवाम की जानें, जो हमने बहुत से इलाकों में बचाई हैं। देखा जाए तो जहाँ पर ये लोग शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ हमारे रेस्क्यू के जवानों ने, हमारी दीगर डिपार्टमेंट्स ने तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोगों को बचाया भी है। इतने बड़ा सानिया होने के बावजूद लोगों को बचाए, क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने रखे थे। उसके साथ साथ आप देखें कि कुछ अर्सा पहले हमारा बजट पेश हुआ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, तो लोग बड़े एतराजात उठा रहे थे कि सरप्लस बजट और सरप्लस। वाहिद पाकिस्तान का एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है जिसने सरप्लस बजट दिया। आज वो जो पैसा है हम अपनी आवाम के ऊपर लगा रहे हैं। हमें आज ये नहीं है कि हमें उम्मीद हो वफाक की तरफ से या पंजाब या दीगर सूबों की तरफ। आज हमारे सूबे के पास इतना पैसा है कि हम अपने लोगों के रिलीफ के लिए लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह वजीर आला साहब अभी कुछ ही देर में इस जो मेन जिस मकाम पे मैं भी मौजूद हूँ, पीर बाबा बाजार जो है, यहाँ पर विजिट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोगों का कोई नुकसान हुआ होगा। फराज साहब, यही पैसा अगर पहले से लगाया जाता, पेशगी इक़दामात किए जाते, तो क्या नुकसान कम नहीं हो सकता था? ऐसी बात नहीं है कि हमने पैसा नहीं लगाया। हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस वक्त पूरे सूबे के अंदर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया हुआ था। हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर एक छोटे छोटे कैंप्स बनाए थे जहाँ पर हमने कश्तियाँ, लाइफ जैकेट, रस्सीज और तमाम तर वो चीजें जो कि इमरजेंसी की सूरत में जरूरत होती हैं, लाइट्स, तमाम तर चीजें हमने पहले से वो एक तो होता है रेस्क्यू के दफातर में सामान पड़ा होता है, पीडीएमए के दफातर में सामान पड़ा होता है, एक होता है कि जिली इंतजामिया के दफातर में। जब इन 3 डिपार्टमेंट्स के अलावा भी हमने रोड्स के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए और वहां पर हमने सामान रखा हुआ था। देखिए, वो सामान होने की वजह से हमने 5,000 लोगों को बचाया है। अगर ये हमने पहले से प्लानिंग ना की होती तो ये बहुत बड़ा आसानी है। जिस तरह अभी 300 लोग शहीद हुए हैं, तो इससे ज्यादा तादाद हो सकती थी, क्योंकि बर वक्त वहाँ पर जिस तरह सैलाब आया तो वहाँ पर लाइफ जैकेटें बहुत ज्यादा थी जो लोगों ने पहनकर उस जगहों से निकले हैं और मूव किया है, और कश्तियाँ थी, दीगर सामान था। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी हुकूमत है, अवामी वज़ीर आला है, और वज़ीर आला साहब के अहकामात हैं कि एक हेल्थ के ऊपर और दूसरा इसके ऊपर रिलीफ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस वक्त जब सैलाबी सूरत हाल पेश आ चुकी है, हमने 3 पॉइंट्स ऐसे बड़े बड़े बनाए हैं जिसके ऊपर लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस पे हम उनके बेस पे अगर कोई लवाहिकीन उनके नहीं मिल रहे हैं तो उनसे कोऑर्डिनेशन, उन बंदों को ढूंढना, और उसके साथ साथ हमने मेडिकल कैंप्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर हम तकरीबन 28,000 लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं इस वक्त। जो मुतासरा लोग हैं, हमने मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के अंदर उनके लिए आरजी रिहाइश गाहें बनाई हैं, वहां पर कैंप्स लगाए हैं कि लोग क्योंकि अब बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं, तो फौरी तौर पर उनको छत जरूरत होती है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इनके मकानों की तामीर है या दीगर मरहला जो है वो आगे शुरू होगा। अब जो हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, पहला फेज तो हमने गुजार लिया है, जो सैलाब आया और खत्म हो चुका। उसके बाद हम जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जारी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को हम तलाश करें ताकि उनके लवाहिकीन, उनके प्यारे उनको मिल जाए।